नमस्कार दोस्तों। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए आज डेटेड 31 में, तो देखते हैं 31 में की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो देखिए यहाँ पर अनलॉक 1.0 अभी देखने को मिलेगा। जैसे कि लॉकडाउन 4.0 31 मई को लास्ट था, तो अभी धीरे धीरे चीज़ों को वापस से स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो अभी वन अनलॉक 1 देखने को मिलेगा। बहुत सारी जगहों पर अभी रिलैक्सेशन देने की बात की जा रही है। 8 जून से 8 जून से डेट बताई जा रही है कि चीज़ों को बैक टू द नॉर्मल देखने को मिल सकता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो एलएसी वाला पोर्शन है, जहाँ पर अभी दिक्कत चालू है भारत और चाइना के बीच में, तो वहाँ पर अभी राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि भारत और चाइना जो है वो मिलकर डिप्लोमेसी से और मिलिट्री से बात कर कर ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इसमें थर्ड पार्टी, जैसे कि अभी यूएसए ने कहा था कि ये यूएसए इंटरमीडिएट करना चाहता है, तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। और यहाँ पर नेपाल भी हमारे लिए, आप कह सकते हो कि एक, कहा जाता है कि नेपाल और भारत का रोटी बेटी का नाता है, तो उस तरीके से काफ़ी अच्छी बायलैटरल रिलेशन है। तो उसके साथ भी हम बायलैटरली चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ देखिए ये कैसे किस तरीके से भी जो माइग्रेंट लेबर हैं वो घरों की तरफ जा रहे हैं, तो ये उनके ऊपर आप कह सकते हो डिसइंफेक्टेंट फेंकते हुए, ताकि वायरस वगैरह मर जाए। तो ऐसा ही इशू बीच में भी अराइज हुआ था, जब वर्कर के ऊपर डिसइंफेक्टेंट फेंके जा रहे थे, तो इससे क्या स्किन के ऊपर दिक्कत आ जाती है। और इसमें मोस्टली कौन सा सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। इसको डेकिन सोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है। डेकिन सोल्यूशन को नाम याद रखा जा सकता है, पूछा जा सकता है, डेकिन सोल्यूशन। ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये एक्सेल रूल क्या है? तो देखिए जब ट्रेन में अभी बहुत सारी दुर्घटना देखने को मिल रही है, तो ऐसी ही कोई दुर्घटना में जब कंपेंसेशन मिलता है, तो उसे एक्सेल रूल कहा जाता है। ठीक है। बेसिकली बहुत सारे लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या दूसरी पहले से ही दिक्कतें हैं, दूसरी बीमारियां होती थी, तो उसके तहत रेलवे की जिम्मेदारी नहीं बना करती थी पहले कि वो कंपेंसेशन दे, लेकिन एक्सेल रूल के तहत आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो अभी देखिए जो अनलॉक 1.0 की बात की जा रही है, तो उसमें जो महाराष्ट्र अभी सबसे टॉप पर चल रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, उसमें उसमें जो मुंबई है, जो पूरी तरीके से रेड जोन में, तो वहाँ पर हो सकता है कि रिलैक्सेशन इतना ना देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें अभी काफ़ी, आप कह सकते हो, ख़राब देखने को मिल रही हैं। केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर अभी भी कर्ब लगाया जा सकता है। ठीक है। ये कर्ब में स्टे इन दी मुंबई। ठीक है। ये देख लिए, ये एक नया भी इनिशिएटिव लिया गया है। 200, आप कह सकते हो 200 नई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, ताकि जितने भी अभी बचे हुए लोग हैं जो घरों की तरफ अपने जाना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो सके। तो ये एक चार्ट दिया गया है कि कौन सी ट्रेन कहाँ कहाँ जाने वाली। तो अगर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो असम में ये वाला जो एलिफेंट रिजर्व है, देहिंग पटकाई रिजर्व, ठीक है, इसका नाम याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। पूछा जा सकता है कि देहिंग पटकाई, ये जो रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ठीक है। तो ये असम में है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनिंग को लेकर काफ़ी इशू चल रही थी कि यहाँ पर माइनिंग करवानी है नहीं करवानी। तो अभी क्या हो गया है कि जो असम गवर्नमेंट है, उसने माइनिंग को नॉट अप्रूव कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया कि माइनिंग यहाँ पर नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है। तो फिर आप ऐसे इको सेंसिटिव जोन में माइनिंग नहीं कर सकते। अभी असम सरकार का ये एक नया आप कह सकते हो कि निर्णय आया है। और अभी असम में फ्लड्स भी काफ़ी आए हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि दोहरा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहाँ कोविड 19 फैल रहा है, एक तो बात है कि वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के साइड कोविड 19 इतना नहीं फैला हुआ है, लेकिन आसाम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी सब माइग्रेंट्स जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, तो उनसे वो काफ़ी फैल रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ बाढ़ आ गई है, फ्लड्स आ गए हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि डबल प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट चीज़ों को हैंडल करती है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ ये देखने को मिली, जो फॉरेक्स है वो काफ़ी हाई, ऑल टाइम हाई चल रहा है अभी फॉरेक्स। क्यों? कि हमारा जो इंपोर्ट है, एक्सपेंडिचर काफ़ी गिर गया है। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन रिजर्व। ठीक है। जो फॉरेन हमारे रिजर्व होते हैं, तो फॉरेन करेंसी के हम क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी के जो डॉलर होते हैं उसका रिजर्व करके रखते हैं, ताकि हमारी करेंसी की वैल्यू एक स्ट्रांग रहे। और जब हमारा इंपोर्ट, अब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो हमें ज़्यादा डॉलर खर्चे करने पड़ते हैं, विदेशों में देने पड़ते हैं, तब हमारा फॉरेक्स गिरते गिरते जाता है। ठीक है। और जब हमारा इंपोर्ट जो है वो कम रहता है एक्सपोर्ट से, तब हमको कम डॉलर देने पड़ते हैं, तो हमारा जो फॉरेक्स है वो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है। तो अभी हमारा इंपोर्ट कम है, क्योंकि अभी सब चीज़ें लॉकडाउन में बंद है, तो इंपोर्ट कम हो गया है, इसलिए
फॉरेक्स अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और जो एफडीआई और एफपीआई था वो बीच में देखा जा रहा था कि वो अपने पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, निकाल के दूसरे जा रहे थे भारत से, लेकिन अभी वो भी बंद हो गया है। तो कोई निकाल के बाहर जा नहीं रहा है क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ के भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो चैलेंज है ये ग्लोबली चैलेंज छाया हुआ है कि लोगों को दिक्कत देखने को मिल रही है और कहीं पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं चल रही है। और यहाँ पर देखिए एक जो एरोप्लेन था वो दिल्ली से मॉस्को की तरफ जा रहा था, जो वंदे भारत मिशन हमने चलाया है, जिसके तहत जो फंसे हुए लोग हैं विदेशों में, जिसके तहत भारतीय लोगों को हम वापस इंडिया ला रहे हैं। लेकिन ऐसा ही सेम चीज़ हम क्या कर रहे हैं कि जो विदेशी लोग भारत में फंसे हैं हम उनको उनके कंट्री तक भी फैला पहुंचा रहे हैं। तो वैसे ही एक मिशन हम कर रहे थे कि जो मॉस्को की पब्लिक है जो रशिया की, वो यहाँ फंसी हुई थी, इनको हम लेके जा रहे थे। लेकिन पाया गया कि जो पायलट था वो खुद कोविड पॉजिटिव था, इसलिए बीच रास्ते से प्लेन को वापस बुला लिया गया है। अब यहाँ देखिए एक बात बताई जा रही है कि जो ई कॉमर्स पॉलिसी है उसको भी पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, ताकि उसको पब्लिक से हम व्यू ले सके कि पब्लिक का व्यू क्या है उसके ऊपर। ठीक है। अब देखिए हमने देखा कि सरकार का जो सेकंड टेन्योर का जो पहला साल था वो बीत चुका है, तो उसको लेकर अभी काफ़ी आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आज संडे है तो द इंडियन एक्सप्रेस में आप कहते हैं एडिटोरियल नहीं आता है, एक्सप्लेन सेक्शन नहीं आता है, लेकिन एक ऐसा पेज आता है जिसमें कुछ आप कह सकते हो डिटेल्स में बातें बताई जाती हैं। ठीक है। तो इसमें चिदम्बरम साहब के आर्टिकल्स काफ़ी आते हैं। ठीक है। तो इन्होंने अभी जो एक साल बीता है उसके ऊपर बात की कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। तो देखिए यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन की बात की है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोप की बात की है, जिसमें 370 वगैरह को हमने आप कर सकते हो डाइल्यूट किया है, उसकी बात की गई है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। ठीक है। तो देखते हैं इन्होंने क्या बातें बताई हैं। तो अभी देखिए ये कह रहे हैं कि ओवर द ईयर सुप्रीम कोर्ट like any other institution and like in any other country stumbled on the occasion but quickly lifted itself, dusted sand and stood like a colossal। ठीक है कि बहुत बार हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट गिरता है लेकिन फिर वो उठ खड़ा होता है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस पब्लिक का है तो वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है। और यहाँ पर आगे अभी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया गया है किस तरीके से जो डीमोनेटाइजेशन है उससे हमें हानि देखने को मिली है। जब 1500 के नोट बंद कर दिए गए थे तो इकॉनमी काफ़ी गिरते चली गई और बताया जा रहा है कि लगातार 7 क्वार्टर्स तक इकॉनमी गिरते चली गई थी। ठीक है। तो ये एक हमें नुकसान देखने को मिला है पर्टिकुलर गवर्नमेंट का। यहाँ पर आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म किया गया है। तो आपको कभी भी एग्जाम्स में गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं लिखना है, क्योंकि उससे मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशनल कूप की बात की गई है कि इस तरीके से जब 5 अगस्त 2019 को 370 को डाइल्यूट कर दिया गया था, 35A को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। फिर हमने नई यूनियन टेरिटरी बनाई जम्मू एंड कश्मीर की, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है। और हमने वहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एलिमिनेट कर दिया और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको भी हटा दिया है। गवर्नमेंट रूल हमने वहाँ पर गवर्नर रूल्स लगा दिया था। ठीक है। प्रेसिडेंशियल रूल को, जिसको जिसको बाद में प्रेसिडेंशियल रूल में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट रूल कौन सा आर्टिकल में आता है, 356 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसकी बात करता है, प्रेसिडेंट रूल गवर्नर रूल की। ठीक है। जिसके तहत अगर जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पर लग जाता है प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर था वहाँ पे स्पेशल था, पहले वहाँ पर गवर्नर रूल लगाया जाता था, फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगता था। ठीक है। और आगे देखिए वही यहाँ पर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया गया है किस तरीके से गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके काम किया है। और यहाँ देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है नेगेटिविटी गुड, क्योंकि अभी हमने देखा जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया है जितने भी लोग पीआईएल दाखिल कर रहे थे, ताकि वो माइग्रेंट्स के अगेंस्ट जो दिक्कतें आ रही हैं उनकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा सके। तो जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे उन्होंने कहा है कि ये सब नेगेटिव पीपल हैं, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, ये प्रॉफिट ऑफ द डूम है, यानी कि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं। ठीक है। तो वहीं पे यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि नेगेटिविटी गुड है अगर वो माइग्रेंट्स की जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ठीक है। तो यही बात बताई गई है कि जो आप कह सकते हो इतने सुपीरियर लॉयर है, सेकंड आप कह सकते हो सबसे टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, जो आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसकी बात बताई गई है। और सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर यही होते हैं सॉलिसिटर जनरल। ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। लेकिन इनको ऐसे कमेंट्स बिल्कुल भी देने नहीं चाहिए थे, जहाँ पर दूसरे जो हाई कोर्ट्स हैं इन्होंने कहा था हाई कोर्ट्स एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है। जबकि बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने जो सुप्रीम कोर्ट के आप कह सकते हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी संवेदनशीलता दिखाई है वहीं काफ़ी हाई कोर्ट ने एक अच्छा स्टेप्स लिया है। तो इन्होंने हाई कोर्ट के अगेंस्ट में बातें कही थी कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो वहीं पर ये ऑथर उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और यहाँ देखिए लेबर लॉ की बात की जा रही है, जैसा कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, यूपी है, ये सब क्या कर रहे हैं अपने जो स्टेट के लेबर लॉज हैं उनको काफ़ी फ्लेक्सिबल बना दे रहे हैं, ताकि
लेबर्स का ज़्यादा शोषण हो जाएगा, उससे 8 से 12 घंटे उन्हें काम करने पड़ेंगे, और जो विदेशी कंपनियां हैं वो आके यहाँ पर अपना कंपनी सेट करें, इसलिए ये उनको आकर्षित करने के लिए वहाँ पर जो लॉज हैं उसको काफ़ी फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। तो यहीं पर ऑथर उन्हें आप कह सकते हो कि क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इस तरीके के स्टेप नहीं लेने चाहिए, तो लेबर लॉ को काफ़ी अच्छा रखना चाहिए, तभी एक बढ़िया आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, एक बढ़िया समाज देखने को मिलेगा। अब देखिए आगे ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि किस तरीके से चाइना वॉर ऑन इंडिया की चाइना और भारत के बीच में भी जो दिक्कत चल रही है, ठीक है, और चाइना का और भी बाकी बाकी जगहों से क्या इशू चल रहा है, जैसे कि आप देखेंगे हांगकांग वाला इशू चल रहा है, फिर यूएसए उससे नाराज़ हैं तो वो एक इशू चल रहा है, ताइवान वाला इशू चाइना के साथ चलते रहता है, चाइना टेरिटोरियल इशू बहुत सी कंट्रियों के साथ रखता है, ठीक है, फिर वो 9 डैश वाला जो इशू चलता है, जो साउथ चाइना सी में इशू चलता है, ठीक है। तो यही बात की गई है, जो यूनाइटेड किंगडम है जिसने 1997 में आप कह सकते हो कि हांगकांग को रिलीज़ किया था एज अ कॉलोनी, उसने रिलीज़ कर दिया था कि अब हांगकांग फ्री है, तब से हांगकांग में चलता है वन कंट्री टू सिस्टम, ठीक है, वन कंट्री टू सिस्टम, यानी ये कंट्री तो चाइना के तहत है लेकिन यहाँ का सिस्टम अलग चलेगी, जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, वो अलग रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, सिर्फ जो फॉरेन और मिलिट्री अफेयर्स है वो चाइना के तहत आएगा। लेकिन अभी चाइना ने क्या किया, चाइना कह रहा है वो हांगकांग का आप कह सकते हो कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ बनाएगा, ताकि जितने भी वहाँ के ऐसे चाइना के अगेंस्ट में कमेंट आएंगे उनके ऊपर वो लॉ बनाएगा, तो ये वहाँ की लेजिस्लेशन के अगेंस्ट में हो जाएगा, उसकी लेजिस्लेटिव के इंडिपेंडेंस को हर्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है, इसलिए हांगकांग के लोग वहाँ से काफ़ी खफा है, और ताइवान भी चाहता है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, और चाइना का आप कह सकते हो कि वो चाइना के अंडर नहीं रहना चाहता है। और यूएसए ने, अभी हमने देखा कि यूएसए किस तरीके से खफा है चाइना से, क्योंकि उसने किस तरीके से वायरस पूरे वर्ल्ड में फैलाया है, तो अभी यूएसए तो चाइना से पूरी तरीके से खफा है ही, और यूएसए ने डब्ल्यूएचओ से भी फंडिंग बंद कर दी, और अभी डब्ल्यूएचओ से भी टाइज खींचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के जो अभी चीफ हैं टेड्रोस एडनोम, वो काफ़ी प्रो चाइना काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और चाइना और भारत का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, किस तरीके से चाइना और भारत के बीच में दिक्कत आ रही है, जो लद्दाख वाला पोर्शन है, वो जो ईस्टर्न लद्दाख वाला पोर्शन है जहाँ पे पेंगोंग लेक है और गलवन वैली है, ठीक है, वहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में दिक्कत चल रही है और आर्मीज के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। तो अभी दोनों ही देशों को मिलकर बात करनी होगी कि किस तरीके से हम दोनों के रिलेशंस को नॉर्मल लेके चलेंगे। और यहाँ पे देखिए जो चाइना की जो टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि इस तरीके से चाइना ने यूएसए को टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो पछाड़ दिया है, क्योंकि हवाई कंपनी जो 5G के मामले में आज के देश में सबसे आगे चल रही है, आज के टाइम में सभी देशों से लीड कर रही है, और यूएसए पिछड़ चुका है। तो अभी बाकी फ्रंट जितने भी बचते हैं उस एस्पेक्ट में यूएसए को चाइना को पछाड़ना होगा, तभी जाके वो सुपर पावर बरकरार रह सकता है, वरना सुपर पावर जो चाइना है वो बनने का जो ख्वाब देख रहा है वो पूरा कर सकता है बहुत ही इजीली। और देखिए 1962 के वॉर की बात भी यहाँ पर बताई गई है कि इस तरीके से जब 1962 में भारत और चाइना के बीच में वॉर देखने को मिली थी, तब भारत के पास काफ़ी कम दोस्त थे, काफ़ी कम देशों का सपोर्ट था, लेकिन आज का भारत पूरी तरीके से डिफरेंट है। आज के टाइम पे भारत के पास बहुत ही अलग अलग देशों के सपोर्ट हैं, और एक भारत का अच्छा आप कह सकते हो इमेज है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो यही बात कर रहा है ये चाइना और इंडिया के बीच में, और बाकी जो यूएसए यूके ये सब भी, इनका भी क्या इशू है, सारी चीज़ें हमने देखी है। अभी देखिए यूएस कटेल कर रहा है टाइज विद दी हांगकांग, ठीक है, और विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम डब्ल्यूएचओ से। तो ये क्या इशू है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो चाइना है वो हांगकांग के ऊपर अपना अस्तित्व दिखाना चाहता है कि हांगकांग जो है वो पूरी तरीके से हमारे अंडर है, और हांगकांग वाले इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी यूएसए कह रहा है कि वो हांगकांग के साथ अपनी टाइज कैंसिल कर लेगा, और वहाँ पे जो आप कह सकते हो ट्रांजैक्शन होता है उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा। तो जो एक फाइनेंशियल हब की तरह देखा जाता है हांगकांग को ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो उसकी तरीके से फिर निकल कर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा हांगकांग के साथ, उसके साथ आप कह सकते हो गलत हो जाएगा, काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा हांगकांग को, और इसका खामियाजा चाइना को भी भुगतना पड़ेगा। तो हांगकांग भी इससे खफा है कि हांगकांग इस मूव से कह रहा है कि चाइना यूएसए का ये मूव गलत है, उसको वापस लेना चाहिए, और डब्ल्यूएचओ से निकल रहा है, क्योंकि उसने अभी डब्ल्यूएचओ से फंडिंग तो कैंसिल कर ही दी है, लेकिन अभी वो देख रहा है कि किस तरीके से हम एक दूसरा ऐसा ही वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखें जो डब्ल्यूएचओ को रिप्लेस कर सके, और हम वहाँ फंडिंग दें ताकि वो चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करे, अगर कुछ इस तरीके का पेंडेमिक वर्ल्ड लेवल में फैलता है तो, ठीक है, क्योंकि वो डब्ल्यूएचओ से काफ़ी खफा है। और यहाँ देखिए जो हमने देखा था यूएसए में एक स्टेट है, कौन सा स्टेट है, मिनी पॉलिस, ये एक शहर है, मिनी पोसेटा ये एक स्टेट है वहाँ पर यूएसए में। तो वहाँ पर एक देखने को मिला कि एक ब्लैक अमेरिकन थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, मतलब उनको टॉर्चर इस तरीके से किया गया कि सड़क पे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो काफ़ी वहाँ के जो लोग हैं उससे नाराज़, और वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है।
तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे कल के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए चलिए शुक्रिया।